एवरीवन, वेलकम टू जेन ज़ी टीचर। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर असिस्मेंट फॉर लर्निंग का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2003 का। लेट्स स्टार्ट। गाइज, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीएड और एमएड से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेन ज़ी टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टेस्ट, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर क्या होता है? रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है विश्वसनीयता, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है पेपर का, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या होगा इसका? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो वो पेपर उतना ही रिलायबल बन जाता है, उतना ही विश्वसनीय बन जाता है। अगला क्वेश्चन, CGPA स्टैंड्स फॉर, CGPA की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या होती है CGPA की फुल फॉर्म? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। मान लीजिए आपके मार्क्स परसेंटेज CGPA में आए हैं। अब किसी ने पूछा कि इसको परसेंटेज में कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप अपने CGPA में 9.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10 CGPA आया है तो आप उसमें 9.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके परसेंटेज में मार्क्स आ जाएंगे 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम इज, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। तो क्या है लिमिटेशन, क्या है ये? आजकल जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन चलते हैं क्या है? देखो, मार्क्स ओरिएंटेड चल रहे हैं, जिसे हम अब ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं, उसे हम ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिविटी होती है इस कोर्स में, तो हम कोशिश करते हैं आजकल एग्जाम पेपर्स में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बढ़ाए जाएं। प्रमोशन ऑफ सेलेक्टिव स्टडीज़, चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन, यानी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही प्रमोट करते हैं। जैसे CBSE का अगर हम पैटर्न देखें तो CBSE मैथ और साइंस को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल? कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा माना जाता है? मीन, मध्यमान। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन इज 57, अगर मध्यमान 57 है और मोड 60 है, मोड मतलब बहुलांक 60 है, देन व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दैट ग्रुप? तो मीडियन क्या होगा, उसका मध्यांक क्या होगा? फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, क्या है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। आप इसमें अप्लाई कर देंगे और ये आपका होमवर्क है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको इस पेपर की PDF फ्री प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा? निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? तो देखो, आपके पास स्कोर्स दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पूछा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो देख लेते हैं, ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो, ये जो डेटा था हमारा स्कोर का और फ्रीक्वेंसी का, ये डिस्क्रीट सीरीज थी, ठीक है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम? सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्कोर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देन हम निकालेंगे एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्कोर। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा और खुद करिएगा इसको। देन हम FX² निकालेंगे, यानी स्कोर का मल्टीप्लाई स्कोर से ही और उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, FX²। देन फ्रीक्वेंसी का हम टोटल देखेंगे जो आएगा 15, और समेशन निकालेंगे FX का 90 आ जाएगा और FX² का आ जाएगा 590। अब हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन FX² अपॉन n माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन FX अपॉन n। तो इसमें जब हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.81,
ठीक, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, आप इसको खुद से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन लेवल, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो क्लासिफिकेशन लेवल किसे बोलते हैं हम, नॉमिनल लेवल को बोलते हैं, यानी नामित स्तर को। नामित, इसको देखो नॉमिनल लेवल को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नॉमिनल एन से याद रखिए नाम, नामित से याद रखिए नाम, इसमें हम नेम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई डेटा है जिसमें बच्चों के मार्क्स हैं, तो उनको पास या फेल बोला गया, बताया गया है कि डाटा है जिसमें बताया जा रहा है कि कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, तो उसमें हमने नेम दे दिया कि जिसके 50% है वो पास है, जिसका 20% है वो फेल है, तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं पास और फेल में, इसीलिए हम इसको क्लासिफिकेशन लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्केल इज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किस प्रकार की मापनी है। तो ये है इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, थर्मोमीटर का अक्सर पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, निम्न में से क्या मापन का कार्य है। तो क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट का फंक्शन होता है, प्रिडिक्शन, डायग्नोसिस, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर आ जाएगा क्लासिफिकेशन। देखो आपको लग रहा होगा डायग्नोसिस भी तो होता है, मेजरमेंट का नहीं होता, अगर मेजरमेंट की जगह आया होता इवैल्यूएशन तो हम यहाँ पे डायग्नोसिस कर पाते, तो इसलिए डायग्नोसिस आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो कौन सा होता है, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल सबसे बेस्ट लेवल होता है मेजरमेंट के लिए, और इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो से क्या मतलब है कि जो वैल्यू हमें दिखा रही है कि जीरो है वो सच में जीरो होती है। ठीक, जैसे इंटरवल स्केल, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था, टेम्परेचर के केस में इंटरवल स्केल यूज होता है। तो टेम्परेचर में अगर मैंने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वो सच में 0 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, वो 273 केल्विन होता है। इंटरवल स्केल में जीरो, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, और ना ही ऑर्डिनल में और नॉमिनल में होता है, इसीलिए रेशियो स्केल सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असाइनमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में जाने के लिए कौन सा असेसमेंट होता है। तो कौन सा होता है, समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव होता है पूरे जो सेशन है उसके बीच में होने वाला, कंटिन्यूस लगातार जो होता है, जिसमें आपकी कमियां और अच्छाइयों को पहचान कर उन पे वर्क किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल हैज ट्रू जीरो पॉइंट, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अभी बताया था ट्रू जीरो पॉइंट यानी एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू किस में होती है, रेशियो स्केल में, अनुपात मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड anything that exists at all in some quantity that is capable of being measured, किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। ये डेफिनेशन दी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ए। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन इज अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल, स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑर्डिनल स्केल। स्पीयरमैन का कोरिलेशन जो है वो ऑर्डिनल स्केल पे किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन आ जाते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से आप समझ रहे होंगे जिनका कोई एक फिक्स आंसर होता है, वो किसी के भी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। जैसे सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर हर सब्जेक्टिव में अगर कोई क्वेश्चन है तो हर बच्चे का उस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से अलग होगा, वो अलग लैंग्वेज यूज़ करेगा, अलग सेंटेंस यूज़ करेगा। हो सकता है सेम लाइन उससे लिखनी हो, लेकिन अलग अलग बच्चा उसी सेम लाइन को अलग तरीके से लिखेगा। और जब मार्किंग का टाइम आएगा, चेकिंग का टाइम आएगा,
टीचर के माइंड पे डिपेंड करेगा। हो सकता है उसका मूड उस टाइम अच्छा है, जब वो कॉपी चेक कर रहा है तो वो अच्छे मार्क्स दे देगा। अगर उसका मूड खराब है तो वो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स भी दे दे, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, टीचर का मूड जैसा भी है, बच्चा जैसे भी लिख रहा है, ट्रू लिख रहा है, फॉल्स लिख रहा है, उसका आंसर एक है, फिक्स है, वो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन से होते हैं क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इज यूज टू मेजर द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है। तो देखो, सोशियोमेट्री होता है बच्चे के सोशल बिहेवियर को नापने के लिए। क्यूमुलेटिव उसके जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके लिए। और प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है अनकॉन्शियस माइंड को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, यानी प्रक्षेपीय तकनीक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चनेयर इज अ प्रश्नावली है, क्या है, रिसर्च मेथड, मेजरमेंट टेक्निक, टूल फॉर डाटा कलेक्शन या डेटा एनालाइज टेक्निक। तो क्वेश्चनर क्या है, टूल है डेटा कलेक्शन के लिए। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। स्प्लिट हाफ मेथड बिलोंग्स टू अर्ध विपाटन विधि का संबंध है, क्या है ये, किसे रिलेट करती है, रिलायबिलिटी से। ऑप्शन ए विश्वसनीयता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो देखो, एक अच्छा टेस्ट कब माना जाता है, जब उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं, यूटिलिटी तो होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट बिलोंग्स टू। ड्रॉ अ मैन टेस्ट का संबंध है किससे है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड या क्रिएटिविटी। आंसर आएगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके जो भी थॉट्स हैं, कोई डाउट है या लग रहा है आंसर कुछ और होना चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो ज़रूर मैं कमेंट में मेंशन करिएगा। कॉग्निटिव बिहेवियर इज मेजर्ड थ्रू। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। तो तीनों से किया जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच मेथड इज यूज टू मेजर द सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया था, कौन सा था, ऑप्शन डी, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, समाज मितीय तकनीक। नेक्स्ट, IQ इज। IQ का फॉर्मूला पूछ रहा है। IQ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो क्या है फॉर्मूला, ऑप्शन ए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं मेंटल एज से, IQ से रिलेटेड। एक पूछ लेता है मेंटल एज किसने दिया था, फिर पूछ लेते हैं मेंटल एज और क्रोनिकल एज यानी इन दोनों का रेशियो किसने दिया था। थर्ड क्वेश्चन बन जाता है ये पूरा फॉर्मूला किसने दिया था। ठीक है, तो आप नाम याद रखिए, अल्फ़ाबेटिकली याद रखिए, BS और T, अल्फ़ाबेटिकली BST याद रखिए। बी से क्या होगा, बिने, जो मेंटल एज का कंसेप्ट था वो दिया था बिने ने। ठीक है, मेंटल एज। एस से क्या है, साइमन, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये जो रेशियो था ये दिया था साइमन ने, और पूरा फॉर्मूला बनाया था टर्मन ने। ठीक है, आप याद रखेंगे ना, ठीक। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी बिलोंग्स टू। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का संबंध किससे है। तो देखो, याद रखिए ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अच्छा, कमेंट में बताइएगा क्रिएटिविटी ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट होती है, लेफ्ट पार्ट से या राइट पार्ट से। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है। तो अब भी बताया था, डिस्कस किया था हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं,
ट्रू फॉल्स टाइप, और एमसीक्यू, और फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन रोशरा इंक ब्लॉट टेस्ट? रोशरा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? किसने किया था थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट? बताइए। मुर्रे और मॉर्गन ने। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट इंटेलिजेंस? कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? तो इंटेलिजेंस को हेरिडिटी, एज और इन्वायरमेंट तीनों ही अफेक्ट करते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज आ? ये टेस्ट कैसा है? तो ये टेस्ट है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। देखो बहुत सारे टेस्ट हैं, आप इनके सबके नाम याद रखेंगे। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में कौन से आते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट कौन से हैं, ग्रुप वर्बल और ग्रुप नॉन वर्बल, आप सबके नाम याद करके जाएंगे। इसकी जगह कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके सीटेट में भी आता है। आप जितने भी बीएड से रिलेटेड एग्जाम्स देंगे उन सब में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आ जाते हैं। तो ये तो आप रट लीजिए परमानेंटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील अफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। हु सेड दिस? तो ये डेफिनेशन आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, किसने कही थी ये? वेशलर ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर? विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसकी? ऑब्जेक्टिविटी की, वास्तुनिष्ठता की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स इन अ टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? टास्क एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस या आइटम एनालिसिस? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं। जब आइटम्स क्या होते हैं, आइटम्स होता है जब आपके टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं तो वो जितने क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड करते हैं वो उसे आइटम बोलते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन तो जब बन जाता है जब आपके पास क्वेश्चन बन के आता है, उससे पहले वो एक आइटम होता है जिसे आपके टीचर एनालाइज करते हैं। फिर वो आपके सीनियर टीचर पे जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या ये क्वेश्चन बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक है, ज़्यादा इजी तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो वो उसकी एनालिसिस करते हैं, उन आइटम्स की एनालिसिस करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? आइटम एनालिसिस यानी पद विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो देखो किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की सबसे जो बेसिक आवश्यकता होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यानी विश्वसनीयता एवं वैधता। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या मीनिंग। विश्वसनीयता मतलब हर बार सेम रिजल्ट देना। जैसे कोई घड़ी है वो 5 मिनट आगे का टाइम दे रही है तो वो हमेशा 5 मिनट आगे का टाइम देगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले 5 मिनट आगे का टाइम दे रही है फिर 10 मिनट पीछे का टाइम दे रही है, ऐसा नहीं होगा। वो हर बार 5 मिनट आगे का टाइम दे रही है तो वो रिलायबल तो है, विश्वसनीयता तो है इसमें, लेकिन वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? वैधता का मतलब होता है कोई भी चीज़ वो रिजल्ट देना जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो घड़ी किस लिए बनाई गई है? सही रिजल्ट देने के लिए, सही समय बताने के लिए, लेकिन वो सही समय तो नहीं बता रही है, वो 5 मिनट आगे का टाइम बता रही है। तो वैधता तो उस घड़ी की नहीं है। वैलिड वो जब ही होगी जब वो सही टाइम बताएगी। तो ये है दोनों का डिफरेंस, यानी विश्वसनीयता हर बार सेम रिजल्ट देना और वैधता वो रिजल्ट देना जिसके लिए उसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिफरेंट? कौन सा भिन्न है? तो देखो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये है टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्म्स हैं
टेस्ट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूल्स सेट किए जाते हैं, इसमें अलग क्या है, सैंपल, न्यायदर्श अलग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट की कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो देखो, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, वैलिडिटी, वैध भी होना चाहिए, नॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो रूल्स हैं, नॉर्म्स आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड। किसी परीक्षण का स्वयं सहसंबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, ऑप्शन सी, विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टेस्ट इज वैलिड देन इट। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह, अगर कोई परीक्षण वैध है तो वो रिलायबल भी होना चाहिए, ऑप्शन ए। लेस रिलायबल नहीं, नॉट भी रिलायबल नहीं, कोई संबंध नहीं रिलायबिलिटी से, ये भी गलत, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला, डायग्नोस्टिक टेस्ट गिव्स इंपॉर्टेंस टू। निदानात्मक परीक्षण महत्व देते हैं किसे? करेक्ट आंसर को भी देते हैं और इनकरेक्ट को भी। इनकरेक्ट को क्यों देते हैं? ताकि वो ये पता लगा सकें कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उसका वीक पॉइंट क्या है, क्या टीचर को इम्प्रूव करना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप अमंग मीडियन, मीन एंड मोड। इन तीनों के बीच में, यानी मध्य, माध्य, माध्यिका और बहुलांक, इसके बीच में संबंध क्या है? तो क्या होगा? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। पहले एक क्वेश्चन आया था इक्वेशन का, वो उसमें मैंने बताया था आपको। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? तो क्या है? मीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे स्थायी कौन सा होता है? ये भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्न में से कौन केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये तीनों होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? मीडियन, माध्यिका, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? तो कौन है सबसे स्टेबल मेजर? स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इन्हें समझ जाओ, ये आप हमेशा ही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन इज। मीन का फॉर्मूला बताना है, तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टैटिस्टिक। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? तो कौन सी होती है? तो बताइए, ऑप्शन ए, मीन, क्योंकि इसमें हर वैल्यू को लिया जाता है। मोड में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उन्हें लेते हैं, मीडियन में बीच वालों को लेते हैं, लेकिन मीन में हर एक को लेते हैं, इसीलिए ये सबसे सेंसिटिव है। अगर किसी एक की वैल्यू भी चेंज होती है तो मीन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज। मापन का सर्वोच्च स्तर है, ये पीछे भी बताया था मैंने, ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर, रेशियो, अनुपातिक। नेक्स्ट, एट विच लेवल द मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इज डन मेनली। तो किस पे किए जाते हैं? रेशियो पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा करेक्ट होते हैं ये। और मेन पॉइंट क्या बताया था? ट्रू 0 पॉइंट होता है इसमें, एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू होती है। अगला, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। हु सेड। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्टीवेंस ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। मेजरमेंट इज वाइडर देन इवैल्यूएशन। मेजरमेंट इवैल्यूएशन से बड़ा है? नहीं, इवैल्यूएशन बड़ा होता है। मेजरमेंट आंसर हाउ मच, ठीक है, मेजरमेंट क्वांटिटी बताता है। इवैल्यूएशन आंसर हाउ गुड, इवैल्यूएशन बताता है कितना अच्छा है, ठीक है, ये क्वालिटी बताता है।
एवेल्यूशन इज नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, एवेल्यूशन हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, कौन सा गलत है इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अ, मनुष्य की लंबाई है एक कैसी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस या कांस्टेंट। तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसमें हम पॉइंट्स में ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसे 5.4 हो गया, 6.3 हो गया, है ना, तो कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट असेसमेंट, आकलन के बारे में क्या सत्य है। तो असेसमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, और ये एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल इज ट्रू, ऑल आर ट्रू। असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स इज कॉल्ड, वो असेसमेंट जो किसी भी कोर्स के एंड में होता है उसे क्या कहते हैं, सबमिटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी योगात्मक। और जो बीच में होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, जिसमें हर टाइप का असेसमेंट करते हैं, जैसे क्रिएटिविटी का, पर्सनैलिटी का, उसके एकेडमिक का, सब चीज़ों का। और डायग्नोस्टिक किसी भी प्रॉब्लम को निकालने के लिए, निदान करने के लिए। नेक्स्ट, अवॉर्डिंग फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट इज, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है, क्या है, क्या मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है या असेसमेंट है। तो क्या है ये, असेसमेंट है, यानी हम उसका आकलन कर रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट होता अगर हम उसके मार्क्स बताते, इवैल्यूएशन होता अगर हम उसके मार्क्स के साथ उसमें बताते कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना बुरा परफॉर्म किया, उसकी क्या कमियां हैं, उसे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम उसमें मार्क्स के साथ ये सब चीज़ें बताते तो ये इवैल्यूएशन होता, ठीक है। नेक्स्ट, द टेक्निक यूज टू मेजर द सबकॉन्शियस डोमेन ऑफ द पर्सन, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सबकॉन्शियस डोमेन के लिए कौन सा होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल क्या है। तो देखो तीनों ही है, न्यूमेरिकल, ग्राफिक और रैंकिंग, सभी हैं, ऑप्शन डी। न्यूमेरिकल स्केल जब आप रेटिंग में 1 to 3 स्टार देते हो, ठीक है। ग्राफिक जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जब आप शॉपिंग साइट्स पे जाते हो और कुछ ऑर्डर करते हो तो वो आपसे रेटिंग मांगते हैं स्माइली की फॉर्म में, है ना, तो वो है ग्राफिक स्केल। और रैंकिंग जब वो आपसे रैंकिंग मांगते हैं कि 1 या 2 या 3, तो सारे ही ये रेटिंग स्केल है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल, निम्नलिखित में से मात्रात्मक उपकरण है। तो क्वांटिटेटिव देखो, इंटरव्यू नहीं होता, क्वेश्चनरी क्वांटिटेटिव नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, वेट मेजरिंग मशीन, क्योंकि वो क्वांटिटी में बता रहा है, नंबर में बता रहा है, ऑप्शन ए। द नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट आर यूजफुल टू, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं। इंटरप्रेट द स्कोर, डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी, एंश्योर द वैलिडिटी, मेक द टेस्ट ऑब्जेक्टिव। किसी भी टेस्ट के नॉर्म्स क्यों यूजफुल हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए तो नहीं है, टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए नहीं, वो तो टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, स्कोर्स को इंटरप्रेट करने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेस्ट दैट फुलफिल्स इट्स पर्पस कॉल्ड। देखो हमने डिस्कस किया था अभी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में, उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, यानी जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है उसी का रिजल्ट देने वाला। तो क्या था, वैलिड। घड़ी का एग्जाम्पल बताया था कि घड़ी अगर सही टाइम बता रही है तो वो वैलिड है, यानी उसे बनाया गया था सही टाइम बताने के लिए, और अगर वो सही टाइम बता रही है तो वो वैलिड है, वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पर्सनल एरर्स ऑफ मेजरमेंट, निम्नलिखित में से कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है। तो पर्सनल एरर देखो किस केस में होती है, रिलायबिलिटी में, विश्वसनीयता में, ठीक है। वैलिडिटी में नहीं, वैलिडिटी तो मशीन का ही कैरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न का प्रकार नहीं है। कंपैरेटिव, रिकॉल, रिकॉल में आ जाते हैं फिल अप या ट्रू एंड फॉल्स वगैरह।
मैचिंग क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, कंप्लीशन क्वेश्चन या कंपैरेटिव, पूर्ति प्रश्न यानी फिलअप टाइप। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, कंपैरेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हु गिव द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ब्लूम ने। ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? तो बिने ने बनाया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी डू चिल्ड्रन विद 91 to 100 IQ फॉल, 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाले बच्चे किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एवरेज यानी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले, नॉर्मल IQ जिनका होता है। नेक्स्ट, जलोटा इंटेलिजेंस टेस्ट इज आ, जलोटा बुद्धि परीक्षण क्या है? तो ये एक वर्बल और एक्यूरेटली जाए तो ग्रुप वर्बल टेस्ट है, ये याद रखिएगा इसको। हु कंस्ट्रक्टेड द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो कैटल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन थीमेटिक एपिसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? देखो ऊपर क्वेश्चन आया था ये, तो उसमें क्वेश्चन था ये किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? मॉर्गन और मुर्रे ने। कब? 1935 में। ये क्या था? प्रोजेक्टिव मेथड है यानी प्रक्षेपण विधि है, ठीक है। और इसमें कार्ड्स पूछ रहा है, कितने कार्ड्स होते हैं? तो इसमें 30 + 1 यानी 31 कार्ड्स होते हैं। 30 में 10 कार्ड्स 10 मेल के होते हैं, 10 फीमेल के, और 10 जिसमें दोनों होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। और जो एक कार्ड बचा वो खाली होता है, ब्लैंक होता है। 15 इसमें 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये कार्ड से, इन्हें कार्ड्स को देख के स्टोरी लिखनी होती है, तो 5 मिनट का टाइम दिया जाता है स्टोरी लिखने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसका भारतीयकरण किसने किया था? तो किसने किया था? उमा चौधरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो देखो क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी भी होती है, फ्लुएंसी होनी चाहिए और इलेबोरेशन होना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर। हु इज नॉट एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? तो देखो टॉरेंस, पासी और बकर मेहंदी, ये तीनों ही क्रिएटिविटी टेस्ट बनाए थे इन्होंने, लेकिन थर्स्टन ने क्या बनाया था? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो निरक्षर लोग पढ़ तो सकते नहीं है, तो उनके लिए वर्बल टेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। तो कौन से होंगे उनके लिए? नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं? कोई पजल हो गया, कोई पिक्चर हो गया, पिक्चर से रिलेटेड कोई पजल हो गई, क्विज हो गई, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन द ब्लूप्रिंट इज मेड, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है प्लानिंग करते टाइम, जब हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं तभी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसके बाद हम आइटम प्रिपेयर करते हैं, देन आइटम का सिलेक्शन करते हैं। आइटम बताया था, आइटम से क्या मतलब हुआ? क्वेश्चंस। जब एक एग्जाम पेपर बनाया जाता है तब जो क्वेश्चंस डिसाइड किए जाते हैं उन्हें आइटम्स कहते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट की विशेषता क्या नहीं होती? उसमें एक्सप्रेशन होता है, हैंड राइटिंग देखी जाती है, लैंग्वेज का यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। ऑप्शन बी। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए किए जाते हैं? कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, ताकि उसे इम्प्रूव किया जाए। बच्चा किस फील्ड में कमज़ोर है, उस पर कहाँ वर्क करना है, ये पता लगाने के लिए। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी, टू नोइंग वीकनेस, उसकी कमज़ोरी जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What should be the ideal difficulty level of an item? किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? देखो एक्यूरेटली तो ये 0.2 से 0.8 माना जाता है, बट इसमें परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में डाउट है। वो आपने कहीं पढ़ा है इसका आंसर या आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज़ डन इन आइटम एनालिसिस प्रोसेस? पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो आइटम एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो देखो आइटम एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सही है बिल्कुल तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसे, अगर वो बहुत इजी है या बहुत हार्ड है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या उसमें कोई कमी है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी। तो ये एग्ज़ाम पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसकी फ्री पीडीएफ लेने की। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट में देना और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है जेनजी टीचर का चैट बॉक्स वहाँ शेयर करिएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।